को बॉदर नहीं करते हम कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। बॉदर सिर्फ ये करना है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप करें, लेकिन अगर आपकी आज़ादी राय पे, आपकी आज़ादी इजहार पे कोई पॉलिटिकल पार्टी पाबंदी लगाती है, ख्वाह वो हुकूमत में है या अपोजिशन में है, तो आपने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। इसकी मिसाल ये है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो रोज़नामा जसारत जमात इस्लामी का अखबार था, तो जसारत को बंद कर दिया गया। तो PFUJ के जो उस वक्त हमारे सरबराह थे मिनाज बर्रा साहब और सेक्रेटरी थे निसार उस्मानी साहब, उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी, मुजाहरे शुरू कर दिए। तो हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये तो जमात इस्लामी का अखबार है और ये जमात इस्लामी जो है इसने तो हमेशा हमारी मुखालफत की है, तो आप इसके लिए आवाज़ क्यों उठाते हैं। तो उस्मानी साहब ने कहा नहीं, ये अखबार तो है ना और एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट का अखबार है, तो अगर इसकी आवाज़ दबाई गई है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया, तो हमने इसकी मुखालफत करनी है। उन्होंने की इसकी मुखालफत। फिर ज़िया-उल-हक साहब का दौर आया तो ज़िया-उल-हक साहब ने मुसावात अखबार को बंद कर दिया जो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान अखबार था। तो उस्मानी साहब ने कहा कि हम इसकी भी मुखालफत करेंगे। और 1978 में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने गिरफ्तारियां देनी शुरू कर दी, यहाँ से तहरीक चली। माजरत के साथ अर्ज़ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो तहरीक बहाली जमहूरियत है, जिसको MRD कहा जाता है, ये 1983 में बनी है, लेकिन PFUJ की जनरल ज़िया-उल-हक के खिलाफ स्ट्रगल 1978 में शुरू हो गई थी जब मुसावात अखबार को बंद किया गया था। यहाँ पे एक पुराने पिपले बैठे हुए हैं, पीछे मुझे नज़र आ रहे हैं, अब्दुल्ला रियाड़ साहब, उनको सारा पता है। तो फरूदुल्लाह बाबर साहब भी इन बातों की तायीद करेंगे। तो इसलिए ये जो मसला है ना कि जी आप एक पॉलिटिकल पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बतौर एक सहाफ़ी ये हमारी एक इंटरनल डिबेट है कि आपको रेड लाइन कितनी क्रॉस करनी है कितनी नहीं करनी। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं और आपकी आवाज़ दबाई जाती है तो ये नाकाबिल कबूल है, ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। हमारे दोस्त जनाब शुएब शाहीन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। इन्होंने लॉयर्स मूवमेंट याद दिलाई हमें 2007 में, जब पाबंदियां थी और हम सड़कों पे प्रोग्राम करते थे और इमरान खान साहब भी आते थे और मुस्लिम लीग नून के लोग भी आते थे और भी सारे लोग आते थे। लेकिन हमारा एक ख्याल था कि लॉयर्स मूवमेंट जो है उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो कानून की बालादस्ती का जो तस्वुर है, ये तस्वुर जो है ये मजबूत होगा। लेकिन ये तस्वुर जो है ये मजबूत नहीं हुआ। ये मैं बड़ी बदकिस्मती से बात करूंगा, जो फ्रूट है ना, जो फल है इस स्ट्रगल का, वो नहीं मिला। और इसीलिए फिर उसके बाद हमें खुद अदालतों में जाके और कहना पड़ा कि ये जो हमारे मीडिया में जो कुछ हो रहा है इसको बंद करें। मैंने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का सीक्रेट फंड है इसको आप बंद करें, क्योंकि ये जो सीक्रेट फंड है इससे सहाफ़ियों को रिश्वत तकसीम की जाती है। उसको पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बड़ी मुखालफत की हमारी, लेकिन हमने कहा कि ये गलत बात है। और उसके बाद फिर बहुत से और इश्यूज थे जिसके बाद हमें गद्दारी के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, हमले हो गए। तो आज आपको भी गद्दार कहा जा रहा है, आपको भी गद्दारी के मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकियां दी जा रही हैं। तो हमने तो भाई हमेशा से ये जो गद्दार का टैग लगाने वाले लोग हैं और गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम करने वाले लोग हैं, हमने तो इनकी हमेशा से मुखालफत की है। अब आप भी इसकी जद में आ रहे हैं तो वेलकम टू द ट्रेटर्स क्लब, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं गद्दारों के क्लब में। उसकी वजह यह है कि मैं ज़ाती तौर पे हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई मुझे गद्दार कहता है तो 100 दफ़ा कहे कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हाँ, अगर कोई आपको पैट्रियट कहता है तो फिर आप ज़रा मशकूक हैं, क्योंकि फिर पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनी थी ना, पता है ना आपको। तो मुस्लिम लीग के अंदर भी जो ग्रुप बने थे कायदे आज़म के नाम पे, पता है ना आपको किस तरह बनते हैं, बुरा ना बनाइएगा सरवर खान साहब। तो इसलिए अगर आपको कोई पैट्रियट कहता है तो फिर आप मशकूक हो जाते हैं। हाँ, कोई गद्दार कहता है इसका मतलब है कि यार ये बंदा जो है ना ये उस रास्ते पे चल रहा है जिस पे फातिमा जना चली थी। सबसे पहले इस मुल्क में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को जनरल अयूब खान ने कहा ये इंडियन एजेंट है और कहा कि ये गद्दार है। इसलिए आज के पाकिस्तान में जब किसी सियासतदान को गद्दार कहा जाता है तो मैं समझता हूं कि उसे इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, खुशी के साथ कहें कि हाँ मैं गद्दार हूं, आओ मुझे गिरफ्तार करो, आओ मेरे पे मुकदमा चलाओ। लेकिन अगर कोई
फौजी डिक्टेटर जो है उस पर आर्टिकल 6 को एब्रोगेट करने का इल्ज़ाम है, तो उस पर मुकदमा ज़रूर चलना चाहिए, उसको कन्विक्ट किया गया तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये शुएब शाहीन साहब जो है ये मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, इन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि आइन की खिलाफ वर्जी एक और चीज़ है और आइन को एब्रोगेट करना एक और चीज़ है। तो आइन की खिलाफ वर्जी पर आप एक मुकदमा चला सकते हैं कि भाई तुमने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तुम्हें जुर्माना करते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पे आप कहें कि तुम गद्दार हो, तुमने आइन एब्रोगेट किया है, तो ये बात जो है ये नाकाबिले कबूल है। इसलिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फौजी डिक्टेटरों के रास्ते पे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब ये जिस PFUJ के सेमिनार पे आप आए हैं, ये वो PFUJ है जिसने हर मुश्किल वक्त में जब भी आज़ादी सहाफ़त पे कोई बुरा वक्त आया तो इस PFUJ ने उस पर सड़कों पे भी लड़ाई लड़ी और अदालतों में भी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए मैं आज, क्योंकि इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपको फूड फॉर थॉट देना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचें कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो क्या वजह होती है कि ये PFUJ जो आज आपकी होस्ट है ये आपकी हुकूमत के इक़दाम के ख़िलाफ़ अदालतों में चली जाती है। जैसा कि आपको हमारे दोस्त बता रहे थे कि पीका लॉ जो है ये जब 2016 में आया तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और उस वक्त जब हमने इस लॉ की मुखालफत की पीका की तो हमें कहा गया कि ये आपके पीछे डॉलर बोल रहे हैं। याद है ना आपको, वो एक मिनिस्टर होती थी उनकी, उन्होंने कहा आपके पीछे डॉलर बोलते हैं। हमने उनको कहा कि ये तुम आज 2016 है, तुम ये पीका लॉ बना रही हो, ये इसी लॉ में तुम अंदर हो जाओगी। अब वो कहीं नजर ही नहीं आती, पता नहीं किधर चली गई है वो। अच्छा, इसी तरह फिर 2017 में जब मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगाई, तो हमने यहाँ इस्लामाबाद में एक सकूत मीडिया कैंप लगाया। एक सकूत ढाका हुआ था, हमने कहा ये सकूत मीडिया हो गया, क्योंकि सारा मीडिया ही बंद कर दिया है। वो फैज़ाबाद में धरना चल रहा था, उसको रोकने के लिए सारा मीडिया ही बंद कर दिया इन्होंने। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, ये PFUJ जो है ये हर हुकूमत के दौर में जब भी कोई पाबंदी लगती है तो या तो हमें सड़कों पे आना पड़ता है या हमें अदालतों में जाना पड़ता है। तो ये जो PFUJ है, इस PFUJ ने जब आपने पीका ऑर्डिनेंस जो है वो जब आपने लागू किया, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डॉक्टर शीरी मज़ारी ने उस पर ऑब्जेक्शन की थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक काबीना का बाय सर्कुलेशन इजलास जो है उसने उसकी मंजूरी दी और आपने उसको लागू कर दिया। तो विदिन 24 आवर्स इन्होंने मुझे लाहौर से कहा जी इसको चैलेंज करना है। ये जमील मिर्ज़ा साहब आ गए मेरे पास अगले दिन, हमने बहुत जल्दी में एक पिटीशन तैयार की, उसमें आर्गूमेंट्स भी सही तरह नहीं लिखे, बस करके सुबह सुबह जाकर 9 बजे अदालत में हमने उसको दाखिल करवाया। और उस दिन जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब का अल्लाह भला करे कि उन्होंने उसका जो सबसे ख़तरनाक उसकी जो क्लॉज थी उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अगर वो सेक्शन 22 अगर वो उस दिन सस्पेंड ना करते तो आज ये आप यहाँ पे जो सेमिनार करके कोई चला जाएगा, कोई पता नहीं शायद जा सके या ना जा सके, कहीं कहाँ फंस जाए। लेकिन ये है कि ये शुएब शाहीन साहब तो पिछले सेमिनार में भी तकरीर करके अभी तक आप सही सलामत फिर रहे हैं। अगर वो अतर मिनल्लाह साहब उस सेक्शन को सस्पेंड ना करते तो ये बात करना आज यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता। इसलिए ये बात बिल्कुल सही की जा रही है कि मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में और आज के दौर में जो फ़र्क है वो ये है कि मिलिट्री डिक्टेटर के दौर में आपको पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है। ये सिविलियन गवर्नमेंट के दौर में जो एक आमराना किस्म के इकदाम लगते हैं तो वो सामने नहीं आते, पता ही नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। इसी तरह जो एक तो पीका ऑर्डिनेंस जो है, पीका लॉ, ये आज़ादी सहाफ़त के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है। एक और कानून है जो अंग्रेज़ ने हम पे मुसल्लत किया था, 124A बगावत का मुकदमा। और ये 124A जो है ये इसकी ये ट्रेजेडी है बहुत बड़ी पूरे सब कॉन्टिनेंट की, कि एक कश्मीरी जर्नलिस्ट है फ़हद शाह, श्रीनगर में उसको जेल में डाला हुआ है 124A के तहत। उस पर 124A लगाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, और यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने अली वज़ीर जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है उसको 124A लगा के उसको जेल में रखा हुआ है। और उसकी सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत किया है, उसकी सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत किया है, लेकिन अली वज़ीर को बाहर नहीं आने देते। और जब 124A को ख़त्म करने के लिए कोई सेनेट में कोई बिल मूव होता है तो ख्वाह कोई भी गवर्नमेंट हो वो उसको
पास नहीं होने देती, उसकी मुखालफत करती है। पीटीआई के दौर में जब रज़ा रबानी ने 124A को ख़त्म करने के लिए बिल पेश किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बोलने की आज़ादी है इसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, तो ये आपको पीका लॉ ख़त्म करना होगा, आपको 124A ख़त्म करना होगा, आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ख़त्म करना होगा, और आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 में आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। आर्टिकल 19 में अमेंडमेंट इसलिए करनी पड़ेगी कि आर्टिकल 19 में कुछ ऐसी शराइत हैं कि आपकी जो बोलने की आज़ादी है उस पर पाबंदी है। मसलन अगर कोई आदमी जो है यहाँ पे आके इस स्टेज पे आके थोड़ी देर बाद कोई भी मेरे बाद आने वाला मुकर्रर ये कहता है कि पाकिस्तान अमेरिका का ग़ुलाम है और पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, आपको पता है ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। बहुत से लोगों को नहीं पता इस बात का। ये आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आर्टिकल 19 में उन्होंने एक छोटे से कुछ अल्फाज शामिल किए हुए हैं कि आप किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो अब दोस्त मुल्क कौन है भाई, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो आपने अगर मुझे गिरफ्तार करना है, अभी मैं कह दूं कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, तो ये आप आर्टिकल 19 के तहत मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो जो मिसाके सहाफत है उसमें सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए कि ये जो आर्टिकल 19 में आपने कॉलोनियल माइंडसेट को इंजेक्ट किया हुआ है, इस कॉलोनियल माइंडसेट को आर्टिकल 19 में से निकालें। ये आपकी मिसाके सहाफत के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रोल प्ले करना चाहिए, अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ पे लड़ाइयाँ ज़रूर करें, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं इस पे आपको एक मौक़िफ़ रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो सलीम शहजाद को अगवा करके कत्ल कर दिया गया। साकिब निसार साहब की सरबराही में एक कमीशन बना, उस कमीशन के सामने मैंने भी जाके विटनेस के तौर पे कुछ हक़ाइक़ पेश किए, और भी लोग आए। वो बाद में साकिब निसार साहब कहते हैं यार आप लोग जो है वो मुझे मरवाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मरवाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमें इंसाफ दे दें, हमारा साथी जो है उसको कत्ल कर दिया है अगवा करके। को आपको पता है ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद जनाब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ गई, उनके दौर में भी यही काम चलता रहा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसके दौर में भी यही काम चलता रहा। अब इधर जब इस्लामाबाद में असद तूर पे घर में घुस के उस पर तशद्दुद होता था, या मतीउल्लाह जान को अगवा किया जाता था, या अबसार आलम को गोली मारी जाती थी, हम जब उस पर एहतजाज करते थे तो हमारे जो कुछ दोस्त हैं हुकूमत के वो कहते थे यार वो सिंध में भी तो अजीज़ मेमन कत्ल हो गया, वो वहाँ पे भी तो अजय लालवानी कत्ल हो गया। हम कहते थे हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, जो इस्लामाबाद में हो रहा है इसकी भी मजम्मत करते हैं। तो आपको स्टैंड तो लें, स्टैंड किसी ने नहीं लिया। लेकिन आई मस्ट पे ट्रिब्यूट एंड माई सल्यूट टू डॉक्टर शीरी मज़ारी। अल्टीमेटली तो वो डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी ये क्रेडिट खान साहब को दे देना है, लेकिन इन्होंने कुछ इश्यूज़ पे स्टैंड लिया। ख़ास तौर पे जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, वो तमाम ये जो पीटीआई के दौरे हुकूमत की खामियां हैं, उस दौर में मेरे भी बहुत से इंटरव्यू बंद हुए, मैंने भी बड़े मुजाहरे किए, बड़ी तनकीद की, लेकिन जिस तरीके से 2.5 साल लगा के इन्होंने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है उसको मंजूर करवाया। और कभी कभी मैं सुनता हूँ कि आजकल पीटीआई वाले कहते हैं बड़े राज हैं हम सामने ले आएंगे। भाई हमारे पास भी बड़े राज हैं, हम भी सामने ले आएंगे और बताएंगे कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है उसको जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की वजह से कहाँ कहाँ पे कौन कौन उसको तलब करवाता था, उसको पेशियां भुगतनी पड़ती थी, कौन उसको क्या धमकियां देता था, ये बता दूंगा ना मैं। जिस दिन मैं सीरियस बात कर रहा हूं उस दिन आप लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। बट आई एम नॉट हेयर टू एम्बेरस एनीवन। मैं आपको इस पे शाबाश देना चाहता हूं कि आपने वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर करवाया। इतनी मुश्किल जिग जैग में से निकल के फ़रोग नसीम ने पूरी कोशिश की कि यह बिल मंजूर ना हो, लेकिन फिर भी वो बिल मंजूर हो गया। और इसका क्रेडिट जो है वो मेनली डॉक्टर शीरी मज़ारी को जाता है, और फिर बाद में आप तहरीक इंसाफ को भी इसका क्रेडिट दे दें। लेकिन ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी बात का बुरा ना बनाए, कि जब फ़रोग नसीम साहब इस बिल के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे और उन्होंने जो मिसिंग पर्सनस का बिल था उसके ख़िलाफ़ भी साजिशें की, तो कोई रोकने वाला नहीं था उनको। ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप उसको रोक नहीं रहे थे। और मुझे पता है कि मुझे कहाँ कहाँ से प्रेशर आता था कि यार ये तुम क्यों ये शीरी मज़ारी के बिल को लिए फिर रहे हो। जब उसको
PFUJ ने सपोर्ट कर दिया और उसको ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया। और मुझे IA रहमान मरहूम ने कहा, मैंने जब उनको जाके उसका ड्राफ्ट रखा तो IA रहमान साहब ने कहा, हामिद ये बिल मंजूर हो जाएगा? मैंने कहा सर हो जाएगा। उसने कहा इसका मतलब है मेरी सारी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है वो कामयाब रही। वो बिल मंजूर हो गया, वो बिल मंजूर हो गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उसमें एक कमीशन बनना था कि किसी सहाफ़ी पे जब हमला होता है तो वो कमीशन जो है उसने इंक्वायरी करनी थी, और उस कमीशन में वर्किंग जर्नलिस्ट की तादाद ज़्यादा थी। अब वो कमीशन अगर वो कमीशन आज होता तो ये जो बहुत से सहाफ़ी हमारे सामने बैठे हैं जिन पे आजकल मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और इनको हरासमेंट का सामना है, तो वो कमीशन इनकी इंक्वायरी कर रहा होता। ना वो कमीशन बन सका, ना ही उस कमीशन का सरबराह जो है उसकी तकर्री हो सकी। लिहाजा ये जो मिसाके सहाफ़त है इसमें एक चीज़ ये भी शामिल होनी चाहिए कि जो पिछले दौर में जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया गया था, उस जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में जो कमीशन है उसको कमीशन की तश्कील मुकम्मल की जाए, उसका चेयरमैन लाया जाए, क्योंकि अगर वो कमीशन नहीं बनेगा तो उसका मतलब है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है और उसकी कोई प्रैक्टिकल हैसियत नहीं है। वो बिल जो है वो ज़रूर बनना चाहिए, और अगर वो बिल नहीं बनता तो इसका मतलब है कि फिर ये जो इस वक्त हुकूमत है ये आज़ादी सहाफ़त जो है उसमें उतनी सिंसियर नहीं है जितने के दावे किए जा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, लेकिन एक बात मैं आखिर में ज़रूर करूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक ऑब्जर्वेशन दी थी तकरीबन 5-6 महीने पहले कि लापता अफराद का जो मामला है इस पर अब मीडिया में बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो तो था तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत, अब शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत है। अब उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि लापता अफराद पे बात करना काफ़ी मुश्किल है। और आप लोग अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में हर इशू को छेड़ते हैं। मुझे लगता है कि आप सिवाय शीरी मज़ारी के आप लोग इस इशू को अवॉइड करते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि शुएब शाहीन की तरह डायरेक्ट आपको मैं कहूँ कि पै जाओ, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पै जाओ, लेकिन ये एक इशू है। अगर आप पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं तो ये जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का मसला है, लापता अफराद का मसला है, इस पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो आज़ादी इजहार के साथ है, क्योंकि हमारे बहुत से सहाफ़ी साथी जो हैं उनको अगवा किया जाता है, उठा लिया जाता है सिर्फ इसी चक्कर में कि आप जो है रेड लाइन क्रॉस करते हैं, और पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको तो उठा के गायब भी कर दिया जाता है। हमारे कुछ साथी जो हैं वो जाके फिर वापस आते हैं और फिर वो चुप हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो लापता अफराद का मामला है इसका हमारी सहाफ़त के साथ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए जब तक आप इस पर स्टैंड नहीं लेंगे तो वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान में आपको इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों के ख़िलाफ़ एक सीसा पलाई हुई दीवार बनना चाहिए, वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे, और यही आपका असल टेस्ट केस है। बहुत बहुत शुक्रिया।